ध्यान देंगे गति किसे कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई भी वस्तु हो, कोई भी वस्तु का मतलब जैसे कि वाहन हो गया, चाहे कोई भी व्यक्ति हो गया, वाहन हो गया, जहाज हो गया, चाहे जो भी आप चीज़ देख रहे हैं ना, जो गति की अवस्था में, गति अवस्था मतलब कि जो समय के साथ अपनी स्थिति को बदल रहा हो। गति की अवस्था किसको कहेंगे? तो कोई भी वस्तु जो अपने समय बदल रहा हो, तो समय के साथ अपनी अवस्था को बदल रहा है। जैसे कि अगर समय में चेंजअप हो रहा है, 2 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड समय में परिवर्तन हो रहा हो, तो वह अपने अवस्था को परिवर्तन करे। अवस्था का मतलब जैसे कि विराम अवस्था में है तो गति अवस्था में हो जाए, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? गति की अवस्था बोलेंगे। जैसा कि आप लोग देखेंगे, लिखे भी हैं हम ऐसी वस्तुएं जिनमें समय के साथ स्थान में परिवर्तन हो, ऐसी वस्तुएं जिनमें समय के साथ स्थान में परिवर्तन हो, उसको हम गति की अवस्था कहते हैं। जो लोग एग्जाम्पल देखेंगे कि चलती हुई कार को भी आप लोग गति की अवस्था बताएंगे। उड़ती हुई जहाज, अगर जहाज है वह उड़ रही होती है तो वह गति अवस्था में होती है। दौड़ता हुआ लड़का, जैसे कोई लड़का है और वह दौड़ रहा है तो क्या कर रहा है? वो समय के साथ अपने अवस्था को परिवर्तन कर रहा है। एक स्थान से दूसरे स्थान पर वो लड़का जा रहा है, समय बदल रहा है। जैसे जैसे समय बदल रहा है वैसे वैसे उसका स्थान भी लड़का का बदल रहा है। तो अब आप क्या कहेंगे कि वह गति की अवस्था में है। ठीक ना? किस अवस्था में है? गति अवस्था में है। जैसे आप लोग देखते हैं चलती कार, जैसे कार है, कार अगर चल रही है ठहरी हुई अवस्था में, तब के लिए कि नई बात कही गई है। जब कार अगर चल रही है तो समय के साथ उस कार का अवस्था परिवर्तन हो रहा है, तो उसको आप लोग क्या बोलेंगे? उसको हम लोग बोलेंगे गति की अवस्था। उसको क्या बोलेंगे? गति की अवस्था। तो सबसे पहले आप लोग गति को देखें। गति किसे कहते हैं? तो समय के साथ अगर किसी वस्तु में परिवर्तन हो रहा, स्थान में उसके चेंजअप हो रहा, तो उसको गति की अवस्था कहेंगे। ठीक ना? लेकिन ध्यान दीजिएगा, गति वाला मैटर में पहला पॉइंट तो गति का है, लेकिन सेकंड वाली जो आप अपने बुक में हेडिंग देखिएगा वह सदिश और अदिश राशियां रहेगी। ठीक ना? तो सबसे पहले मैं देख लूं कि राशियां क्या होती हैं। राशियां जो देखेंगे, सबसे पहले मैं बता दूं मूल राशियां। ठीक ना? मूल राशियां जो कि आप लोगों को पिछली वीडियो में मैं बता चुका हूं कि मूल राशियां क्या हैं और मूल राशियों की संख्या कितनी होती है। तो मूल राशियों की संख्या कितनी होती है? 7 होती है। ठीक ना? और मूल राशियां के जो मात्रक हैं उन्हीं को हम लोग मूल मात्रक बोलते थे, जो कि आप बहुत अच्छी तरीके से पिछले वीडियो में देख चुके हैं। ठीक ना? तो ध्यान दीजिए, मूल राशियों की बात अगर कर ले तो मूल राशियां में लंबाई हो गया, द्रव्यमान हो गया, समय हो गया, ताप हो गया, पदार्थ की मात्रा हो गया, पदार्थ की मात्रा हो गया, इसके बाद प्रकाशिक तीव्रता हो गया। ये सब क्या है? ये सभी मूल राशियां हैं। ठीक ना? जैसे लंबाई का मात्रक मीटर था, समय का मात्रक सेकंड था, और द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम था, विद्युत का मात्रक एम्पियर था, पदार्थ का मात्रक मोल था, और प्रकाश की तीव्रता का मात्रक कैंडिला था। तो जो उसका मात्रक होता था उसको हम लोग बोलते थे कि मूल मात्रक। ठीक ना? तो उसी तरह आप लोग देखेंगे राशियां, और राशियां कितने प्रकार की होती हैं? राशियां 2 प्रकार की होती हैं। ठीक ना? कौन कौन सी राशियां? तो यहाँ पर देखेंगे, मैं लिखा हूँ सदिश राशि और क्या? अदिश राशि। राशियां कितने प्रकार की होती हैं? तो राशियां 2 प्रकार की होती हैं। एक होता है सदिश और एक होता है अदिश। और सदिश अदिश को बताने के लिए 2 पॉइंट को हम लोग लेते हैं। एक होता है परिणाम, ध्यान दीजिएगा, एक होता है परिमाण आपका, और दूसरा होता है क्या? दिशा। ठीक ना? 2 बिंदु को लेंगे, एक होगा परिमाण और एक होगा दिशा, और इसी को लेकर हम लोग सदिश और अदिश राशियां का डिफिनीशन, परिभाषा बताते हैं। कैसे बताएंगे? देखिएगा, जो परिमाण वाला मैटर रहेगा, यहाँ पर देखिएगा, जो परिमाण वाला मैटर रहेगा वो सदिश राशि और अदिश राशि दोनों में रहेगा। सदिश राशि और अदिश राशि दोनों में रहेगा क्या? परिमाण। ठीक ना? इसमें तो आपको चेंजअप नहीं देखना है, इसमें आपको कुछ भी ध्यान नहीं देना है। ठीक ना? तो जब भी आप हेडिंग लिखिएगा, जब भी डेफिनेशन लिखिएगा, तो परिमाण को सदिश और अदिश दोनों के साथ लेंगे। लेकिन बात फंसाता है क्या? दिशा, जिसको हम इंग्लिश में डायरेक्शन बोलते हैं। ठीक ना? दिशा, जो दिशा रहेगा, दिशे को हम ध्यान में देंगे। तो जो दिशा रहेगा, सदिश राशियां और अदिश राशियां में एक में नहीं रहेगा और एक में रहेगा। किस में रहेगा और किस में नहीं रहेगा, इसी को अगर हम ध्यान दे लेंगे तो सदिश और अदिश राशियों को हम आसान तरीका से समझ जाएंगे। देखिएगा, सदिश राशियां सदिश, दिश मतलब दिशा, इसमें रहेगा, और अदिश, इसमें दिशा नहीं रहेगा। नाम ही से देख लीजिए, अदिश मतलब, अदिश का मतलब इसमें दिशा नहीं रहेगा। सदिश अदिश, इसमें दिशा नहीं रहेगा और इसमें दिशा रहेगा। ध्यान दीजिएगा, सदिश में दिशा रहेगा, और आप जानते ही हैं कि सदिश में परिमाण तो रहेगा ही रहेगा। ठीक ना? परिमाण तो इसमें भी रहेगा और परिमाण इसमें भी रहेगा। मैं आप लोगों को पहले ही बता दिया
कि जो परिमाण वाला मैटर रहेगा, परिमाण तो सदिश और अदिश दोनों में रहेगा, लेकिन दिशा जो रहेगा, दिशा केवल आपका सदिश में रहेगा और दिशा जो अदिश में रहेगा वो नहीं रहेगा। कौन? दिशा। ठीक ना, तो दिशा इसमें नहीं रहेगा। तो अब देखते हैं इसकी परिभाषा में क्या लिखा हूं। तो वे राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए, वे राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की, ध्यान दीजिए यहाँ पर मैं लिखा हूं कि परिमाण के साथ साथ दिशा की आवश्यकता हो, उसको हम लोग सदिश राशियां बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं सदिश राशियां। और एग्जाम्पल आप देखेंगे, उससे पहले डिफिनेशन अदिश राशियां का भी देख लें। वे राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए केवल शब्द मैं लिखा हूं कि केवल परिमाण की आवश्यकता हो, दिशा की नहीं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अदिश राशियां। उसको क्या बोला जाता है? अदिश राशियां। अब आप देखेंगे इसके इसके जो एग्जाम्पल हैं, जो इसके उदाहरण हैं, उसको देखेंगे। जैसे में विस्थापन, वेग, संवेग, बल, त्वरण आदि, सब ना ये क्या रहेंगे? आपकी सदिश राशियां। अगर आप लोग सदिश राशियों को नहीं समझ पा रहे हैं तो जैसे मान लीजिए एक ही उठाइए इसमें से। अगर मैं बल को ले लूं तो बल क्या है? जैसे किसी भी वस्तु पर बल लगेगा तो उस वस्तु में जहां भी लगेगा, मान लीजिए मैं कहीं पे बल लगा रहा हूं, यहीं पे ऐसे फोर्स लगा रहा हूं, तो लगा रहा हूं तो ये परिमाण होगा कि नहीं? ठीक ना, जहां पे लगाएंगे वहां पे परिमाण होगा कि नहीं होगा? तो किसी भी यम द्रव्यमान का पिंड होगा या जो बल लगेगा तो उसमें परिमाण लगेगा कि नहीं लगेगा? आप बताइए। परिमाण लगेगा तो परिमाण रहेगा ही रहेगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा, इस परिमाण इसमें भी लगता है, इसमें भी होता है, लेकिन दिशा की बात इंपॉर्टेंट है। परिमाण तो लगेगा लेकिन किस दिशा में? ध्यान दीजिए, बल अगर आप इस दिशा में लगा रहे हैं तो परिमाण की दिशा आप नहीं देख रहे हैं, ऐसे लग रहा है। ठीक है ना, तो इस बात को आपको ध्यान देना होगा। उसी तरह आप लोग त्वरण देखेंगे। त्वरण किसे कहेंगे? जब हम त्वरण बताऊंगा तो बताऊंगा किसी भी गतिशील वस्तु में वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। ठीक ना, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं कोई भी वस्तु में। तो कोई वस्तु है तो उसका परिमाण होगा, कुछ भी तो परिमाण होगा। तो परिमाण तो मैं ले लिया, लेकिन ध्यान दीजिए वह वस्तु एक किसी निश्चित दिशा में गति कर रही होगी, तब उसके मान में परिवर्तन हो रहा होगा उसके त्वरण के। तो त्वरण कौन सी राशि होगी? तो त्वरण आपका सदिश राशि होगा। इस तरह आप लोगों को ध्यान देना होगा कि त्वरण सदिश होगा, बल सदिश होगा। संवेग जब मैं पढ़ाऊंगा तो संवेग किसे कहते हैं? तो द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को, किसी भी वस्तु में द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग कहा जाता है। आप बताइए, अगर कोई वस्तु है तो उसमें परिमाण है कि नहीं है? परिमाण है तो उसी को तो द्रव्यमान बोलते हैं, आप बताइए द्रव्यमान किसे कहते हैं? तो किसी भी वस्तु में उपस्थित उसके संपूर्ण परिमाण को ही द्रव्यमान बोला जाता है। पर संपूर्ण परिमाण ही क्या कहलाता है? द्रव्यमान कहलाता है। तो अब संवेग को देखेंगे, द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को क्या बोलते हैं? किसी भी वस्तु में संवेग बोला जाता है। क्या बोला जाता है? संवेग बोला जाता है। अब देखिए जो संवेग रहा, संवेग में जैसे कि मान लीजिए आप देखिए P बराबर के यम इंटू भी इसका होता है। आप ही इसको देखिए, काफ़ी डाउट होता है, इसको लोग नहीं समझ पाते हैं कि कैसे सदिश से निकालेंगे, कैसे अदिश जानेंगे। तो देखिए यम द्रव्यमान का पिंड है और वेग अगर किसी भी दिशा में वो गति कर रहा है तो उसकी दिशा नहीं होगी। वेग बराबर विस्थापन बटा के समय होता है। तो ध्यान दीजिए, कोई वस्तु विस्थापित होगा तो उसकी एक दिशा होगी कि नहीं, कि किस दिशा में विस्थापित हो रहा है। तो आप बताइए संवेग क्या होगा? संवेग आपका सदिश राशि होगा। क्यों? क्योंकि इसमें परिमाण भी है और इसमें क्या है? परिमाण के साथ साथ दिशा भी है। ठीक ना, तो इसको आप लोग ऐसे देखेंगे कि कौन सदिश है, कौन अदिश है। अगर इसमें द्रव्यमान को लेंगे, द्रव्यमान के कोई यम द्रव्यमान का पिंड है, वो कहीं पे पड़ा रहा है, ठीक ना, तो दिशा थोड़े ना बताएगा। उसको जहां उठा कर रख दीजिएगा वहां पड़ा रहेगा, उसमें दिशा नहीं होगा, केवल क्या होगा? परिमाण होगा। ठीक ना। अब देख लीजिए दूरी है, दूरी में अगर मान लीजिए दूरी को ले लिया जाए, तो जैसे कि मान लीजिए कोई लंबाई को ही तो दूरी कहते हैं। कोई यल लंबाई का कोई छड़ है तो इसमें दिशा थोड़ी ना बताएगा। ठीक है, उसमें परिमाण तो होगा, ठीक ना, उसमें परिमाण तो होगा लेकिन उसकी दिशा नहीं निश्चित होगी। तो दूरी जो होगा आपका अदिश राशि हो जाएगा। ठीक ना। तो चलिए अब आगे आपको बताते हैं वेग और विस्थापन। ठीक ना, चाल और दूरी और त्वरण, संवेग, और इसको आप लोग देखेंगे। तो चलिए आगे देखेंगे दूरी और विस्थापन, दोनों को बहुत आसानी तरीका से देखेंगे। देखिएगा दूरी किसे कहते हैं? तो किसी भी गतिमान वस्तु द्वारा, ध्यान दीजिएगा, दूरी को क्या बोलेंगे? तो किसी भी गतिमान वस्तु द्वारा चली गई लंबाई को दूरी कहते हैं। ठीक ना, जैसे कि मान लीजिए कोई भी गतिमान, आपको ध्यान देना होगा गतिमान किसे कहेंगे? तो जो गति अवस्था में रहेगी, जो समय के साथ अपने अवस्था को परिवर्तन करता रहेगा, उसको हम लोग गतिमान अवस्था बोलेंगे। जो आप लोग अगली पॉइंट में देख लिए हैं कि गति किसे कहते हैं। ठीक ना, तो किसी भी गतिमान वस्तु द्वारा
तय की गई लंबाई को ही क्या बोलते हैं, दूरी कहते हैं। जैसे कोई गतिमान वस्तु है और यहाँ से यह गतिमान वस्तु ऐसे ऐसे करके 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 और यहाँ पर पहुँच जा रही है, ठीक ना। तो यही जो लंबाई होगी ना, यहाँ से और यहाँ तक की जो लंबाई होगी, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, दूरी बोलेंगे, ठीक ना। इसको क्या बोलेंगे, दूरी बोलेंगे। तो किसी भी गतिमान वस्तु द्वारा चली गई लंबाई को ही हम लोग क्या बोलते हैं, दूरी बोलते हैं। और दूरी का मात्रक जो होता है वह मीटर होता है। दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर होता है, ठीक ना। और यहाँ पे विस्थापन देखिएगा, जब विस्थापन मैं बताऊंगा तो किसी भी गतिमान वस्तु द्वारा चली गई लंबाई के प्रारंभिक और अंतिम स्थितियों के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं, ठीक ना। ध्यान दीजिएगा, इसी बात को आप लोग कैसे समझेंगे, समझने का तरीका आप समझिए बिल्कुल, कि अगर नहीं समझ पाएंगे तो तब आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक ना। तो किसी भी गतिमान वस्तु द्वारा तय की गई लंबाई को दूरी कहते हैं, जबकि विस्थापन, दूरी और विस्थापन में अंतर होता है। अंतर भी मैं बताऊंगा। जैसे मान लीजिए कोई वस्तु यहाँ से ऐसे ऐसे करके यहाँ पे आ गई। ये बिंदु ए है और ये बिंदु बी है। क्या है, बिंदु ए और बिंदु बी, ठीक ना। कोई भी वस्तु है और यहाँ पे मान लीजिए, वस्तु का मतलब कोई वाहन है, ठीक ना। और यहाँ से या ऐसे ऐसे करते हुए करते यहाँ पे आ गया। और ये देखिएगा, ये पूरी जो लंबाई मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये कितनी है, ये 10 किलोमीटर है। ये कितनी है, 10 किलोमीटर। तब आप कहेंगे किसी भी गतिमान वस्तु द्वारा चली गई जो लंबाई होती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, दूरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, दूरी। तो दूरी आपका कितना हो जाएगा, दूरी पूछेगा तो आप कहिएगा कि 10 किलोमीटर। या जो वाहन है कितना दूरी तय किया है, 10 किलोमीटर। कितना दूरी तय किया है, 10 किलोमीटर। लेकिन विस्थापन पूछेगा, विस्थापन किसे कहते हैं, किसी भी वस्तु का अपने स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाना, अपने स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाना ही उसका विस्थापन कहा जाता है। और विस्थापन अब आप कहेंगे तो विस्थापन इसका 10 किलोमीटर कभी भी नहीं होगा। विस्थापन देखिए, यहाँ से विस्थापन क्या होगा, जो प्रारंभिक, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम लोग प्रारंभिक बिंदु। इसको क्या बोलेंगे, प्रारंभिक बिंदु। और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अंतिम बिंदु, ठीक ना, अंतिम बिंदु। तो ध्यान दीजिएगा, विस्थापन होता है प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के स्थितियों की बीच की न्यूनतम दूरी, कम से कम। न्यूनतम का मतलब क्या होता है, कम से कम जो दूरी होगी उसको हम लोग क्या बोलेंगे, विस्थापन बोलेंगे। और देखिए, यहाँ से यहाँ तक की जो बीच की दूरी होगी वो ऐसा थोड़ी नहीं कि इधर से ऐसे इतना पर आकर होगी, ठीक ना। इसकी जो बीच की न्यूनतम दूरी यही तो होगी। और आप अनुभव कर सकते हैं कि देखिए, इतना घूमते हुए आया है तो इसकी दूरी 10 किलोमीटर है। क्या यहाँ से यहाँ तक की भी दूरी 10 किलोमीटर होगी? कभी भी नहीं होगी, किसी भी हालत में और किसी भी कंडीशन में ऐसी इनकी दूरी नहीं होगी। मान लीजिए 2 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, जितना भी दिया हो, अगर मान लीजिए 4 किलोमीटर, तो आप यहाँ पे लिखिएगा कि इसकी विस्थापन कितना होगा, 4 किलोमीटर होगा, जबकि इसकी दूरी क्या होगी, 10 किलोमीटर होगी। तो किसी भी गतिमान वस्तु द्वारा चली गई लंबाई को हम लोग दूरी कहते हैं। दूरी का मात्रक मीटर होता है। जबकि उसी गतिमान वस्तु द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर जब दूरी चलकर चली जाती है तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो कही जाएगी उसको हम लोग क्या बोलेंगे, विस्थापन बोलेंगे। और विस्थापन का भी मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। विस्थापन को भी किस में मापा जाता है, मीटर में मापा जाता है। ये भी बात को आप ध्यान देंगे, ठीक है, इतनी बात को ध्यान देंगे। अंतर पूछता है कि दूरी और विस्थापन में अंतर बताइए। तो जब दूरी और विस्थापन में आपको अंतर बताया जाएगा तब आपको इसमें क्लियर बात को समझना होगा कि दूरी में क्या अंतर है और विस्थापन में आपका क्या अंतर है। इतनी सी बात को अगर आप ध्यान दे लेंगे तब आपको किसी भी चीज़ की दिक्कत नहीं होगी, ठीक ना। इसमें आप लोगों को देखना होगा कि जो दूरी है, दूरी क्या है, दूरी आपका अदिश राशि है। दूरी क्या है, अदिश राशि है। और एक विस्थापन क्या है, आपका सदिश राशि है, ठीक है। जब अंतर आपको लिखना होगा तब क्या लिखेंगे, दूरी आपकी अदिश राशि, विस्थापन आपकी सदिश राशि। किसी भी गतिमान वस्तु द्वारा चली गई लंबाई को दूरी कहते हैं, यह अदिश राशि है। और जबकि अंतिम और प्रारंभिक स्थितियों के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं, यह सदिश राशि है। इसका मात्रक भी मीटर होता है, इसका मात्रक भी मीटर होता है। और ध्यान दीजिएगा, दूरी आपका कभी भी शून्य नहीं हो सकता है, कभी भी शून्य नहीं हो सकता है। ध्यान दीजिए, दूरी कभी भी शून्य नहीं हो सकता है, जबकि विस्थापन आपका शून्य हो सकता है। विस्थापन आपका शून्य
हो सकता है। ये भी बात को आप ध्यान दीजिए, समझिए कैसे हो सकता है। जैसे मान लीजिए कोई वस्तु है और यहाँ से चलकर इधर से घूमते 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 पुनः अपने यहीं पे आकर रुक जाए, तो इसका विस्थापन आप क्या कहेंगे? इसका विस्थापन आप कहेंगे शून्य, शून्य, ठीक ना। लेकिन इसकी जो दूरी होगी आप शून्य कभी नहीं कहेंगे। इसके पूरे मार्ग को इसे नापेंगे और इसकी जो मार्ग की दूरी होगी, जैसे मान लीजिए x किलोमीटर, तब आप बोलेंगे कि x किलोमीटर इसकी दूरी होगी, जबकि विस्थापन आपका क्या होगा? शून्य होगा, ठीक ना। तो मुझे आशा है कि आप लोग दूरी और विस्थापन को बिल्कुल समझ गए होंगे कि दूरी क्या होती है। तो दूरी जितना आप चलते हैं वो आपकी दूरी कही जाएगी। और जैसे मान लीजिए हवाई जहाज को देखिए ना, हवाई जहाज वो अपने बिंदु को उठाएगा और उठाने के बाद सीधा जाकर वो अपने नियत वाले बिंदु पर गिरता है, तो इसको आप लोग विस्थापन कहेंगे जो हवाई जहाज उड़ता है, ठीक ना। लेकिन दूरी में आप लोग देखिएगा, जैसे आप किसी भी रास्ते को पकड़ कर जा रहे हैं और पकड़कर आप धीरे धीरे जब जाते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर, तो जाने में जो आपका टर्निंग पॉइंट, जैसे मान लीजिए अनुभव कीजिए कि आप यहाँ से उठे और यहाँ से ऐसे आए और यहाँ से आने के बाद ऐसे आप यहाँ पे गए, जैसे कि, और यहाँ पर जाकर आप रुक गए, ठीक ना। यहाँ पर जाकर आप रुक गए और देखिए अगर इसका दूरी 4 किलोमीटर, इसका दूरी 3 किलोमीटर, और पूछे कि आपका, अब ऐसा प्रश्न दे दें कि कोई भी वस्तु है जो बिंदु ए से बिंदु बी पर जाकर और मुड़ती है और बिंदु सी पर जाती है, ठीक ना। यहाँ से यहाँ तक की दूरी 4 किलोमीटर, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 3 किलोमीटर, तो पूछे कि इसकी दूरी बताइए और पूछे इसकी विस्थापन बताइए, ठीक ना। तो आपका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट जब पूछेगा तब आप कैसे निकालेंगे? दूरी इसकी कितनी होगी? 4 किलोमीटर इधर चला, 3 किलोमीटर इधर चला, तो 4 और 3 डायरेक्ट जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा? 7 किलोमीटर। ध्यान दीजिएगा, इसकी दूरी जो हो जाएगी 7 किलोमीटर हो जाएगी, लेकिन इसका विस्थापन क्या 7 किलोमीटर होगा? नहीं होगा। विस्थापन इसका कैसे निकालते हैं? प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी को क्या बोलते हैं? विस्थापन बोलते हैं। न्यूनतम दूरी का मतलब कि यहाँ से ऐसे जो न्यूनतम दूरी हो जाएगी, इसी को विस्थापन बोलेंगे। और आप जानते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय से आप निकालना जानते हैं कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आधार का स्क्वायर और प्लस के लंब का स्क्वायर। आप बताइए, आप नहीं निकालेंगे? AC का स्क्वायर बराबर के 4 का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर और प्लस के आधार का स्क्वायर। यहाँ पे पुनः निकालेंगे 16 और प्लस के 9, और AC का स्क्वायर बराबर के 25, और AC बराबर √25 बराबर के 5। तो इसका मान कितना आ गया? 5 आ गया। अब बताइए, दूरी तो आपने 7 निकाला, लेकिन विस्थापन आपका कितना हुआ? 5 किलोमीटर। या यहाँ से यहाँ पर ये वस्तु आई, मतलब विस्थापन कितना इसमें हुआ? तो 5 किलोमीटर हुआ। अब आप पूरी तरह से जान गए होंगे कि दूरी क्या होती है और विस्थापन क्या होता है, गति क्या होता है और अदिश राशियाँ क्या होती है, सदिश राशियाँ क्या होती है। लंबी थोड़ा वीडियो हुई, लेकिन अगले वाले वीडियो में हम आपको बताएंगे वेग और चाल और त्वरण, संवेग, सारे पॉइंट को क्लियर करेंगे। और तब तक के लिए इतना ही, और आपसे पुनः रिक्वेस्ट करेंगे कि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। और तब तक के लिए धन्यवाद। देखते रहिए क्लास सॉल्यूशन बाई अभिषेक।